और आज संजीवनी में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी की जिसमें इंसान छोटी छोटी बातों को भी भूलने लगता है। वैसे तो ये बीमारी ज्यादातर बढ़ती उम्र में होती है, जिसमें इंसान अपनी मानसिक क्षमताएं खोता जाता है। तो आइए डॉक्टर चौहान से जानते हैं क्या है अल्जाइमर की बीमारी और क्या है इसके आयुर्वेदिक उपचार। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे बरसाती फुहारों में कैसे निखारें अपना सौंदर्य। लेकिन सबसे पहले जानते हैं क्या है अल्जाइमर की बीमारी। क्या छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं? क्या अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं? क्या अपना फोन नंबर भूल जाते हैं? क्या बोलते वक्त आवाज लड़खड़ाती है? तो हो जाइए होशियार, कहीं अल्जाइमर के शिकार तो नहीं हो रहे? क्या याददाश्त कम होना और अल्जाइमर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? तो आइए डॉक्टर चौहान से जान लेते हैं कि अल्जाइमर की बीमारी कितनी खतरनाक बीमारी है। डॉक्टर साहब, ये देखिए, याददाश्त कम होना तो एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। कभी कभार आम आदमी को भी थोड़ा हो जाता है कुछ दिन के लिए, टेंशन की वजह से, थकान की वजह से कभी कभार याददाश्त कमजोर हो जाती है। लेकिन ये अल्जाइमर से एक प्रॉपर बीमारी है, थोड़ी सी गंभीर है, इसको समझना जरूरी है। इसमें मेमोरी लॉस तो होता ही है, याददाश्त की कमजोरी होती है। इसके अलावा जो है और कई प्रॉब्लम्स इसमें साथ में होती हैं कि थोड़ा चिड़चिड़ापन जैसे हो जाएगा, या जो पेशेंट है उसको सही से जजमेंट नहीं ले पाता, वो सोच नहीं पाता, ठीक से काम नहीं कर पाता है। जो उसके रोजमर्रा के काम है, चाबी कहाँ रख दी है, उसको ये भी नहीं याद रहता कि मैंने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था। उस तरह की जो है प्रॉब्लम उसको हो जाती है और ज्यादातर ओल्ड एज में होती है। ओल्ड एज के कारण जो है हमारे ब्रेन में कुछ ऐसी विकृति आती है कि जो हमारे फैकल्टीज हैं, ब्रेन की जो सेंटर्स हैं, उनमें कमजोरी आने की वजह से ये रोग होता है। तो थोड़ा सा गंभीर रोग है ये। याददाश्त तो कभी कभार छोटी चीज हम उसको कहते हैं लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। लेकिन ये एक बीमारी ऐसी है कि इसमें इसके साथ साथ और कई प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीयूष है आगरा से। क्या जानना चाहते हैं पीयूष आप? डॉक्टर, मुझे कुछ दिनों से ये प्रॉब्लम हो रही है कि बार बार हर चीज पर नेगेटिव सोचना, टेंशन हो जाना, सिर में दर्द होना, याददाश्त कमजोर होना। पता समझ नहीं आ रही क्या करें डॉक्टर साहब, समझ नहीं आ रही क्या करें डॉक्टर साहब। हर चीज को कोई अगर अच्छी बात दी है उसको नेगेटिव सोचना, सब समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। जी देखिए, इसमें है क्या कि आपको समझना है कि नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरह की सोच हमारे माइंड में होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव अगर देखें आप तो एक ही सिक्के के दो साइड्स हैं उसके। एक तरफ से देखेंगे तो आपको नेगेटिव लगेगा, दूसरी तरफ से पॉजिटिव लगेगा। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि कोई सिचुएशन है तो माइंड या तो नेगेटिव जाएगा या पॉजिटिव जाएगा। तो आपने एक तो ये देखना है कि उसकी पॉजिटिव साइड को देखना है। कोई घटना घट जाती है, कोई आपके जीवन में कोई हादसा हो गया है, या आपके शारीरिक लेवल पर कोई परेशानी आ गई, फाइनेंशियल लेवल पर कोई प्रॉब्लम आ गई है, रिलेशन के लेवल पर कोई प्रॉब्लम आ गई, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो आपको ये देखना है कि चलो ठीक है, ये इतना ही हुआ, इससे और भी खराब हो सकता था। ये उसका पॉजिटिव है। शुक्र करो कि इतना ही है, इससे ज्यादा खराब नहीं हुआ है। नेगेटिव थॉट्स को दूर करने के लिए आयुर्वेद का सहारा आपको लेना चाहिए। यही नहीं, अगर आप केवल सिंपल ब्रीदिंग भी शुरू कर देंगे, डीप ब्रीदिंग। कितनी बार हम कहते हैं कि यदि ब्रेन में ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी रहेगी तो आपका ब्रेन शांत रहेगा। शांत रहेगा तो उसमें एंजाइटी नहीं होगी, उसमें इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगी। इसलिए प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको नियमित रूप से करना चाहिए। सिर में मालिश करें तेल से, तिल के तेल से मालिश करें, नाक में बादाम का तेल डालें, तलवों में देसी घी की मालिश करें, इससे बहुत फर्क पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि भोजन जो है आपका वो सात्विक होना चाहिए। सात्विक भोजन, सात्विक विचार, सात्विक लाइफस्टाइल, और कुछ ऐसे लोगों के साथ आप जो है एसोसिएट करें, ऐसे लोगों के साथ अपना मेल जोल रखें जो पॉजिटिव लोग हैं। कई बार होता क्या है कि नेगेटिव लोगों के साथ आप रहते हैं तो आप भी नेगेटिव हो जाते हैं। कोशिश करना चाहिए। कुछ लोग देखा होगा आपने, ऑफिस में है, वो हमेशा बस रोते ही रहते हैं, हमेशा जो है कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, यार बेकार है जिंदगी, कुछ नहीं है, क्या है, चारों तरफ जो है ये हो रहा है, फलाना हो रहा है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहें क्योंकि उसका प्रभाव पड़ता है।
अगर किसी व्यक्ति की एनर्जी जो है वो नेगेटिव है तो उसका प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ेगा, और जो पॉजिटिव एनर्जी वाले हैं उनकी पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ता है। तो ऐसे लोगों के साथ थोड़ा संपर्क रखिए जो हमेशा खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, जिनका डिटर्मिनेशन, जिनका विल पावर अच्छा है। ये मैंने छोटी छोटी कुछ चीजें बताई हैं, लेकिन आपसे निवेदन है, मैं बार बार कहता हूँ कि रोग चाहे मानसिक लेवल का हो चाहे शारीरिक लेवल का हो, और विशेष तौर पर मैं ये बताना चाहूंगा कि जीवा में मानसिक रोगों का इलाज हम बहुत अच्छी तरह से करते हैं। उसमें जो है हमारे डॉक्टर साहब से बातचीत भी करते हैं, औषधि भी आपको देते हैं, पंचकर्म की चिकित्साएं बड़ी अच्छी हैं। तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं, किसी भी तरह का आपको मेंटल कोई रोग हो, मेंटल डिजीज हो, तो आयुर्वेद में बहुत अच्छा उपचार है। खुशी की बात यह है, खुशखबरी आपके लिए ये है कि आपको केमिकल्स नहीं खाने पड़ेंगे। नहीं तो एक बार केमिकल्स शुरू हुए, चाहे वो नींद के लिए हो, चाहे वो मूड को स्टेबलाइज करने के लिए हो, चाहे वो ब्रेन के केमिकल्स को जो है बैलेंस करने के लिए हो, तो फिर वो कई बार उनकी आदत पड़ जाती है, एडिक्शन उनका हो जाता है, उसको छोड़ नहीं पाते हैं। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं कि जी दवाई हम खा रहे हैं, इससे थोड़ा अच्छा तो लगता है, लेकिन धीरे धीरे माइंड, ब्रेन हमारा डल हो गया है, और इसको छोड़ते हैं तो फिर वैसे ही जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो हम लोग आयुर्वेद में जो है जब इलाज करते हैं मानसिक रोगों का, मेंटल डिजीज का, तो हम रोग को जड़ से खत्म करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए आयुर्वेद में आइए आप, आयुर्वेद में आपको बहुत अच्छे उपचार मिलेंगे। तो डॉक्टर साहब ने ये तो बता दिया है कि अल्जाइमर की बीमारी कितनी खतरनाक होती है, लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइए कि बीमारी हो क्यों जाती है? देखिए, जहाँ तक होने का कारण अगर मॉडर्न साइंस की दृष्टि से देखें तो कोई कारण विजिबल नहीं है उनके लिए। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ परसेंटेज में, ज्यादा नहीं, 5 से 10% में वो कहते हैं कि शायद जेनेटिक होती है, अगर परिवार में है किसी को तो आपको भी हो सकती है, लेकिन कोई विशेष कारण उसमें ऐसा उनको दिखता नहीं है। लेकिन हम आयुर्वेद की उसमें आए, अगर आयुर्वेद में हम थोड़ा सा कारण को ढूंढने की कोशिश करते हैं, आपको बार बार हम कहते हैं कि अपने रोग का कारण आपको ढूंढना चाहिए, तो वहां पर हम 2-3 चीजें हमें दिखती हैं। एक तो वात का प्रकोप, यानी कि आपके मस्तिष्क में खास तौर से जो प्राणवायु है, प्राणवात जिसको कहते हैं, जो मस्तिष्क के फंक्शंस को कंट्रोल करती है, उसमें जो है खराबी आती है, प्राणवात विकृत हो जाती है, तो फिर अनेक प्रकार के प्रॉब्लम्स उसमें होती हैं। जैसे कि मैंने कहा, मेमोरी का लॉस है, आपको ओरिएंटेशन की प्रॉब्लम है, जजमेंट की प्रॉब्लम है, आप रोजमर्रा के काम भी ठीक प्रकार से आप नहीं कर पाते हैं, रैशनलाइज नहीं कर पाते हैं, रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, ये सब थिंकिंग आपकी खराब हो जाती है, तो वो प्राणवायु की विकृति है। इसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क में खुश्की आ जाती है। अल्जाइमर्स डिजीज में आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि ब्रेन सेल्स जो है वो सूख जाती हैं। तो सूखने का मतलब वायु का प्रकोप तो है ही वहां, लेकिन इसके साथ साथ एक प्रकार का फ्लूइड होता है हमारे ब्रेन के अंदर, एक लिक्विड होता है साइनोस, जिसको कि हम साइनोवियल फ्लूइड भी बोलते हैं, सॉरी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड उसको बोलते हैं। साइनोवियल तो जोड़ों में होता है हमारे, आयुर्वेद में हम इसको तर्पक कफ बोलते हैं। तर्पक कफ एक प्रकार का कफ है, तो इसकी विकृति से होता है। और एक बहुत अच्छी चीज आयुर्वेद में और लिखी है कि हमारे इमोशंस को जो कंट्रोल करता है वो एक प्रकार का पित्त है, जिसको साधक पित्त कहते हैं। वो हृदय और मस्तिष्क जो दोनों जगह पर हमारे हार्ट के अंदर और ब्रेन के अंदर मौजूद रह करके हमारे इमोशंस को वो नरिश करता है। तो वो भी अगर कमजोर हो जाए तो फिर ये बीमारी आ सकती है। तो आपको वात, पित्त, कफ तीनों दोषों का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अल्जाइमर में रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं? देखिए, रिस्क फैक्टर पहले तो आप समझ लीजिए रिस्क फैक्टर का मतलब क्या होता है। एक तो रोग है, उसका कारण हमें दिख रहा है, जैसे मलेरिया हो गया आपको, तो कहिए मलेरिया हुआ मच्छर के काटने से हो गया। एक होता है कि जैसे कि अल्जाइमर्स की बात करें तो कारण तो मालूम नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम जोड़ सकते हैं कि भाई इसकी वजह से ये रोग हो सकता है। उन फैक्टर्स को कहते हैं रिस्क फैक्टर्स। जैसे ओल्ड एज, तो एक तो ओल्ड एज इसमें रिस्क फैक्टर है। जैसे ही आप 70 का उम्र क्रॉस करते हैं, 70-75 के, तो एक रिस्क फैक्टर है कि अल्जाइमर्स हो सकता है आपको। दूसरा, अगर आपके परिवार में किसी को पहले अल्जाइमर्स रहा है तो ये दूसरा रिस्क फैक्टर हुआ। इसी प्रकार से अगर सिर में चोट लगी हो, आपको कभी पहले लगी हो, बचपन में लगी हो, जवान में, यंग एज में भी लगी हो, तो वो एक रिस्क फैक्टर है। अगर आपको डायबिटीज है, आपको हार्ट डिजीज है,
आपको यदि नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो ये एक रिस्क फैक्टर है, इसके कारण भी अल्जाइमर्स आपको हो सकता है। या आप बहुत ज़्यादा मेंटली जो है परेशान रहते हैं, इमोशनल ट्रॉमा आपने ज़िंदगी में बहुत झेले हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल प्रॉब्लम्स आपको रही हैं, जिसका हमने अभी जिक्र किया आयुर्वेद में, साधक पित्त आपका जो है काफ़ी खराब हो गया है। या आपके ब्रेन के अंदर खुश्की आ गई है, ड्राइनेस आ गई है, तो कई बार वहाँ पर कफ, जो तर्पक कफ है जो तर्पण करता है, वो सूख गया वहाँ पर वायु की वजह से, तो वो एक रिस्क फैक्टर है। इसके अतिरिक्त जो है हम ये भी मानते हैं कि जिन लोगों को जीवन में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं और वो इतना दुखी हो जाते हैं जिंदगी से कि हम सब कुछ भूल जाना चाहते हैं, हमें कुछ याद नहीं रखना है, ऐसी वो बार बार जब सोचते हैं, चिंतन करते हैं, ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है कि उनको अल्जाइमर्स डिजीज हो जाती है। तो अब डॉक्टर चौहान से जान लेते हैं कि वो कौन कौन से लक्षण होते हैं डॉक्टर साहब, जिनसे ये जाना जा सके कि हमें अल्जाइमर हो गया है। देखिए, मेन लक्षण तो है कि मेमोरी लॉस, यादाश्त बिल्कुल खत्म हो जाती है। बहुत छोटी छोटी चीजें भी रोजमर्रा की, अपना एड्रेस भूल जाते हैं, गली भूल जाते हैं, घर का पता भूल जाते हैं, ये सब। इसके अतिरिक्त जो है चिड़चिड़ापन डेफिनेटली बढ़ जाता है, इरिटेशन बहुत होती है, जो डेली रूटीन के काम वो कर सकते थे वो भी नहीं कर पाते हैं, इतना जो है उनका ओरिएंटेशन बिगड़ जाता है, जजमेंट नहीं कर पाते हैं, चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है, स्टेप नीचे उतरना है वो जजमेंट खराब हो जाएगी, थोड़ा बैलेंसिंग भी खराब हो जाता है, मूड स्विंग भी होते हैं, कभी कभार मूड बिल्कुल ही जो है उदास हो जाएगा, बिल्कुल शांत बैठ जाएंगे, बहुत डिप्रेशन में चले जाएंगे, कभी मूड जो है दूसरी तरफ चला जाएगा, इस तरह का भी होता है। लिखने में प्रॉब्लम होती है, चलने में प्रॉब्लम होती है। इस प्रकार के लक्षण जो है अगर हैं तो उसमें आपको आदमी बिल्कुल जो है स्पेस्ड आउट हो जाता है, कभी कभार उसको पता नहीं चलता कि वो कहाँ पर है, किससे बात कर रहा है, किस बारे में बात कर रहा है, ब्लैंक भी हो जाते हैं कभी कभार, बिल्कुल माइंड पूरा ब्लैंक हो जाता है। तो इस तरह के अनेक लक्षण हैं जो इस डिजीज से जुड़े हुए हैं। तो ये लक्षण अगर किसी में दिखें तो कहाँ जाना है आपको? जीवा में जाना है, सीधा आयुर्वेद में जाना है, आयुर्वेदिक चिकित्सा करनी है, क्योंकि एलोपैथिक में कुछ इलाज है नहीं इसका, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। आयुर्वेद में सबसे अच्छी चीज आयुर्वेद में क्या है कि जो ओल्ड एज की डिजेनरेटिव डिजीज है, जो ओल्ड एज में हम कहते हैं कि भाई ये तो स्वाभाविक है, नेचुरल है, ये तो वहाँ एक स्पेशल ब्रांच आयुर्वेद में बनाई है जिसको हम कहते हैं द ब्रांच ऑफ रिजुविनेशन। रिजुविनेशन का मतलब कि शरीर को कैसे उस सेल्स को, टिश्यूज को रीजनरेट किया जाए, ऐसे फार्मूलेशंस हैं, अच्छे फार्मूला हैं। तो ये सब जो है आपको आयुर्वेद में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कि अल्जाइमर की बीमारी के क्या है इलाज। तो डॉक्टर साहब, अल्जाइमर की बीमारी कैसे ठीक हो सकती है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि अल्जाइमर्स में ब्रेन में क्या होता है, वायु की वृद्धि होती है, तो वायु को जो है खुश्क करती है चीज, तो तरावट चाहिए सबसे पहले। सिर में मालिश करिए, सिर में जो है थोड़ा सा अच्छी तरह से तेल लगा करके मसाज किया जाए, सुबह शाम जब भी टाइम मिले, उससे फर्क पड़ता है। और ब्रेन को लुब्रिकेट करने के लिए सबसे अच्छी हमारी नाक होती है, नाक में बादाम का तेल डाला जाए। आयुर्वेद में कई प्रकार के तेल मेडिकेटेड हम बनाते हैं, वो बहुत अच्छी आयुर्वेदिक पंचकर्म चिकित्सा इसमें बड़ा अच्छा काम करती है। शिरोधारा है या जो शिरोबस्ती एक ट्रीटमेंट होता है वो बहुत अच्छा है। तलवों में मालिश की जाए देसी घी की। मैं बार बार आपको कहता हूँ, तलवों का कनेक्शन हमारे ब्रेन से होता है। इसी प्रकार से खाने के लिए जो है शंखपुष्पी, ब्राह्मी, अश्वगंधा, इनकी टैबलेट्स बनी बनाई मिल जाएंगी आपको, या इनका चूर्ण बना करके चूर्ण के रूप में आप सेवन करें। बादाम और अखरोट भी जो है बहुत अच्छा काम करते हैं। इनके अंदर भी जो है कुछ ऑयल होता है जो हमारे मस्तिष्क को नरिश भी करता है, और कुछ स्पेशल इसमें तत्व होते हैं। आपने सुना होगा आजकल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह जो है वो ब्रेन के लिए अच्छे होते हैं। अलसी के बीज में भी ओमेगा 3 जो है पाया जाता है, तो अलसी के बीज भी पीस करके आप जो है सेवन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसमें फर्क पड़ेगा। या गर्म पानी थोड़ा खौलता हुआ बॉयल कर लीजिए, उसमें थोड़ा नींबू का रस निचोड़ करके जो भाप आएगा तो उससे स्टीम पेशेंट को दिया जाए,
उससे भी फर्क पड़ता है। और अब बारी आती है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब बरसाती फुहारों में कैसे निखारें सौंदर्य के बारे में बता रहे हैं। डॉक्टर साहब बताइए कि बरसाती फुहारों में सौंदर्य को कैसे निखारें। देखिए, बरसातों में अक्सर स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि थोड़ा सा जो है स्किन में कोई कई इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं, पित्त का प्रकोप होता है, पित्त की वृद्धि होती है, पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं। तो सबसे पहली चीज है, हमें त्वचा को इन्फेक्शन से बचाना है। ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमस होती है, उसकी वजह से भी त्वचा में इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। फंगल इन्फेक्शन बड़ा जल्दी से हो जाता है। नीम के पत्ते ले लीजिए, नीम के पत्ते पीस करके शहद मिला करके आप लगाइए चेहरे पर, देखिए फर्स्ट क्लास ग्लो भी आएगा, इन्फेक्शन भी भाग जाएगा। इसी प्रकार से इंटरनली नीम खा भी सकते हैं आप। एलोवेरा का प्रयोग आप कर सकते हैं। एलोवेरा सुबह खाएं भी और एलोवेरा चेहरे पर लगाएं भी। घृत कुमारी जिसको हम कहते हैं, ग्वारपट्ठा, क्वारगंदल, कई नाम से इसको बताया जाता है, ये आप जो है प्रयोग करेंगे, इससे भी आपको काफी फर्क पड़ेगा। इसके अतिरिक्त जो है त्वचा को सुंदर रखने के लिए बहुत बढ़िया काम करता है कि आप मुल्तानी मिट्टी लें, उसका जो है रात को भिगो दें थोड़ा सा, सुबह उसमें पेस्ट जो उसका होता है उसमें गुलाब जल डाल करके आप मास्क लगाएं तो फर्स्ट क्लास ग्लो आपके चेहरे पर आएगा और गर्मी भी कम होगी। जो आपका जो पित्त है वो काफी कम हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो है बेसन का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। बेसन का पेस्ट बनाएं, दूध में थोड़ा सा चुटकी भर उसमें हल्दी भी डाल दें, वो बहुत अच्छा काम करता है। पपीता अगर पका हुआ है तो पपीते का पेस्ट बनाएं, उसमें थोड़ा सा शहद मिला करके और उसका भी आप शहद मिलाएं, थोड़ा सा दूध भी डाल दें, कच्चा दूध, वो आप लेप लगाएंगे, उससे भी आपका चेहरा सुंदर रहेगा और त्वचा में चमक बनी रहेगी आप।